गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसके हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नीलकंठ और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। हमने इस पाठ के नीलकंठ पाठ के 2 भाग का अध्ययन किया है। उसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि किस तरीके से महादेवी वर्मा है वो उनको किस तरह से जीव जंतुओं से, पक्षियों से, पशुओं से कैसे प्रेम था और कैसे वो एक दुकानदार से और मोर मोरनी है वो खरीद कर लाती है छोटे छोटे बच्चों को। फिर महादेवी वर्मा उन्हें अपने घर में रखती है अपने साथ में। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो जाली घर के में उनको बड़े घर में उनको पहुंचा दिया जाता है। वहाँ पर जो अन्य जीव जंतु होते हैं, अन्य पक्षी होते हैं, वो उनका स्वागत उसी प्रकार करते हैं जैसे एक नववधु के आगमन पर होता है। और फिर जब मोर मोरनी है वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो महादेवी वर्मा को वो उनका नामकरण कर देती हैं। मोर का नाम नीलाभ ग्रीवा के कारण नीलकंठ रखा जाता है और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण राधा होता है। जो महादेवी वर्मा है वो इसी श्रृंखला में आगे बताते हुए हमें कहती है कि जो नीलकंठ था वो कब सारे जो पशु पक्षी हैं, पक्षियाँ हैं, जीव जंतु हैं, उनका कब सेनापति बन गए नीलकंठ को भी पता नहीं लगा। नीलकंठ की जो चेष्टाएं थी वो लेखिका को बहुत भाती थी और वह उसको देखकर प्रसन्न होती थी। एक बार जब एक सांप आ जाता है और खरगोश को अपने मुंह में दबा लेता है तब नीलकंठ है ऊपर झूले में सो रहा होता है और उसको इस बात का पता लगता है तो वह अपनी सहजी चेतना से नीचे आता है और उस सांप के जो फन है उस पर अपनी चोर के प्रहार करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है और फिर उसको खरगोश की जान बचाता है। वो इस प्रकार फिर जब वो खरगोश है वो अधमरा हो जाता है सांप के मुंह में रहने के कारण, तो लेखक है वो अपने पंखों से नीचे उसे उष्णता देता रहता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे का पढ़ते हैं। मयूर पेज नंबर है अपना 112। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी बात से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। कि मयूर एक कलाप्रिय पक्षी है, कि हिंसक मात्र नहीं, यानी हिंसा नहीं करता। वो हिंसा करना यानी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से वैर नहीं करना, उसे कहते हैं किसी के साथ हिंसा करना, यानी लड़ाई झगड़ने में विश्वास नहीं करता। और अहिंसा किसे कहते हैं? एक तो होती है हिंसा, एक होती है अहिंसा। तो हिंसा यानी तो लड़ाई झगड़ा करना, किसी से वैर भाव रखना, और अहिंसा होती है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रखना और किसी से वैर भाव नहीं रखना। तो वो हिंसक नहीं होता। मोर होता है, आप देखते हो ना मोर को वो कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता ना। मोर अपना आता है, दाना चुगता है और चला जाता है। वो किसी से झगड़ा नहीं करता, ना किसी पे आक्रमण करता है। तो जो लेखिका महादेवी वर्मा हमें यही समझा रही हैं कि वो एक कलाप्रिय पक्षी होता है और हिंसक मात्र नहीं होता। उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। बाज और चील होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हिंसक होते हैं, ये आक्रमण करके और पक्षियों होते हैं उसको खा जाते हैं। तो इनका जीवन ही क्रूर कर्म है। इनका जीवन क्या है? क्रूर कर्म करना, यानी गलत काम करना, हिंसा करना। इनके जीवन का काम है। किसका? भी बाज और चील का। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से इसे बाज, चील आदि की श्रेणी में रखा जा सकता है।
फिर नहीं रखा जा चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिसका जीवन ही क्रूर कर्म है। यहाँ तक हम लोग अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, जो एक मोर में जो विशेषताएं रहती है वो तो नीलकंठ में थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण हो जाना यानी मानव की तरह जो क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है प्रकृति को या पशुओं को, पक्षियों को, वहाँ पर मानवीकरण हो जाता है, यानी मानव की तरह क्रिया करते हुए। तो वो मोर था, वो एक मानव की तरह क्रिया कर रहा था, इसलिए उसका मानवीकरण हो गया था। और वह मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। जब आप देखते हो कि जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में मोर होते हैं, वो अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं। तो जब बारिश का मौसम होता था, मेघ है बरसते थे, और उनकी जो मेघों की जो सांवली छाया होती थी, उसमें वह अपने जो पंख थे उनको फैलाकर बहुत गोल गोल फैलाकर जब नाचता था, तो उसके नृत्य में ऐसे लगता था जैसे एक सहजात लय और ताल हो। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। आगे पीछे कभी वह नाचता नाचता मयूर है, नीलकंठ है, वो कभी आगे पीछे हो जाता, कभी दाहिने बाएं ने घूमता। इस प्रकार वह क्रम में घूमकर ऐसे लगता जिसे उसका कोई लक्ष्य नहीं है, और अलक्ष्य सम पर वह ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्माभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पेनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। राधा है, वो नीलकंठ के समान नाच तो नहीं सकती थी, लेकिन वह नीलकंठ जब नाचता था तो उसकी साथ वो रहती थी, और उसकी जो नृत्य था उसकी गति थी, उसमें भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन होती हुई नीलकंठ के कभी दाहिने पंख को छूती हुई निकल जाती, कभी बाएं पंख को छूती हुई निकल जाती थी, और इस प्रकार इसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल मिलता था। यानी वो खुद नहीं नाचती थी, और जो मयूर है, वो नीलकंठ है, वो नाचता था तो उसकी दाहिनी ओर से स्पर्श करते हुए पंख को छूती हुई निकल जाती, और कभी बाएं पंख को स्पर्श करती हुई दाहिनी ओर निकल जाती। इस प्रकार जब नीलकंठ नाचता तो वह भी खुश होती हुई इसके चारों तरफ नाचती रहती थी। यह लेखिका महादेवी वर्मा बता रही है कि नीलकंठ ने यह कैसे जान लिया कि मुझे यह उसका नृत्य है वो बहुत भाता है, यानी मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता उसने ये कैसे भांप लिया। कौन कह रहा है? ये महादेवी वर्मा कह रही है कि
नीलकंठ को ये कब पता चला मुझे नहीं पता कि उसको ऐसे कि मुझे उसका नृत्य है वो बहुत अच्छा लगता है, मैं ये नहीं बता सकती। परंतु अचानक एक दिन क्या हुआ कि जब है मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही, जैसे ही जो लेखिका थी महादेवी वर्मा, जब वो जाली घर के पास पहुंचती है तो वह अपने झूले से नीचे उतरकर आ जाता है और पंखों का जो सतरंगी मंडलाकर छाता नृत्य तानकर वह नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता है। तब से वह नृत्य की जो भंगिमा है वो नित्य का कर्म बन जाती है। जैसे ही महादेवी वर्मा है वहाँ पर आती जालीघर के पास, नीलकंठ था वह वहाँ से अपने झूले से उतरकर नीचे आ जाता और अपने पंखों का सतरंगी छाता मंडलाकर नृत्य करने लग जाता। प्राय क्या होता था कि लेखिका के साथ यानी महादेवी वर्मा के साथ कोई ना कोई विदेशी मेहमान भी उनके यहाँ आता रहता था। तो नीलकंठ और की मुद्रा को और नीलकंठ की जो मुद्रा थी उसको अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर वह विस्मयाभूत हो उठता था कि लेखिका थी तो उसके घर में कोई ना कोई विदेशी मेहमान आता ही रहता था। तो जब विदेशी कोई मेहमान आता और जो नीलकंठ था वह नृत्य करने लग जाता तो वह विदेशी मेहमान है वो अपना ये समझता था कि मेरे प्रति यह सम्मान कर रहा है और इसलिए वह नृत्य कर रहा है, तो वह बहुत ही अपने प्रति सम्मान समझ करके बहुत ही विस्मयाभिभूत हो उठते थे। कई जो विदेशी महिलाओं ने उसको नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली थी। और जिस नुकीली चोंच से उसने भयंकर जो विषधर है यानी सांप को खंड खंड कर दिए थे, उसी चोंच से वह लेखिका के हथेली से होले होले जो चने हैं, भुने हुए जो चने हैं वो कोमलता से उठाकर खाता था। तो जब वह उसको धीरे धीरे होले होले जब वह चने खाता था तो ऐसी उसकी कोमलता को देखकर लेखिका को कभी हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता था यानी आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फलों के वृक्षों से अधिक उसके कौन से वृक्ष भाते थे? पुष्पित होते थे और पल्लवित होते थे, वो उसको भाते थे। अब हम अंडरलाइन करेंगे कि नीलकंठ को विदेशी महिलाओं ने क्या उपाधि दी, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। फिर एक है लेखिका को लेखिका महादेवी वर्मा को जो नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं हैं वो बहुत बाती थी। तो ये तो यहाँ से पेज नंबर 112 है, उसको यहाँ से करेंगे। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर जब वह नाचता था तब लेखिका को बहुत ही वह भाता था। एक तो यहाँ से ये हो गया, एक लाइन ये हो गई। दूसरी कि जब जिस नुकीली यहाँ से कि लेखिका के हथेली पर, उसी से मेरी हथेली पर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप करेंगे हथेली पर, लेखिका के हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि लेखिका को हंसी भी आती थी और विस्मय होता था। फिर यहाँ से कि अपने झूले से उतरकर पंखों का सतरंगी मटलाकर छाता नृत्य तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया की जगह अपन ऐसे करेंगे कि लेखिका को जो नीलकंठ है उसको पंखों का सतरंगी जो मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा होना लेखिका को बहुत ही आकर्षित करता था। इसको हम पॉइंट से लिखेंगे और पॉइंट से लिखेंगे तो हम अपनी भाषा में उसे इस प्रकार लिखेंगे, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। बसंत आता था, बसंत में आप जानते हो कि बसंत जब आता है जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष हैं वो फूलों से फलों से लद जाते हैं, चारों तरफ
एक हरियाली का वातावरण रहता है, सारा दृश्य है वो मनोरम हो उठता है, प्रकृति है वो अपने पूरे यौवन पर रहती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। तो वसंत में जब आम के जो वृक्ष होते थे वो सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, तब अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था कि अशोक के जो वृक्ष है उसमें लाल पल्लव जब आ जाते थे, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर उड़ता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था, यानी जाली घर में वो नहीं रह पाता था और उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। प्रश्न अपना बन रहा है कि नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता था और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। लेखिका महादेवी वर्मा बता रही है कि नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी, वर्षा ऋतु थी। जब मेघ है वो उमड़ आते थे, तो मेघों के जो उमड़ आने से पहले ही जो हवा से उनको ऐसे एक आहट सी मिल जाती थी कि अब बारिश आने वाली है, तब वो क्या करते, अपनी मंद केका से यानी वो बोलने लग जाते और उनकी जो गूंज है वो जैसे जैसे ऐसे लगता है कि बारिश आएगी, क्योंकि पक्षी होते हैं उनको पहले ही, पशु पक्षी होते हैं उनको पहले ही आभास हो जाता है, तो वो उनकी जब हवा चलती थी उसकी से ही वो आहट पा लेते थे कि बारिश होने वाली है, तो वो बोलने लग जाते और उनकी जो मंद पहले धीरे धीरे बोलते, फिर उनकी जो केका का जो स्वर है वो तीव्र से तीव्रतर होता जाता और ऐसे लगता जैसे मानो कि बूंदों के उतरने के लिए वे एक पंक्ति बना रहे हैं, सोपान पंक्ति बना रहे हैं और जैसे ही मेघ थे वो गरजते थे तो उनका मेघ के गरजने के साथ ही उनका जो तन्मय नृत्य है वो शुरू हो जाता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता कि मेघ जितना अधिक गरजता यानी बादल थे वो जितने अधिक गरजते, बिजली जितनी अधिक चमकती और बूंदों की रिमझिमाहट है जितनी तीव्र होती, नीलकंठ का नृत्य का वेग भी उतना ही बढ़ जाता। यानी जितनी बिजली ज़्यादा कड़कती, जितनी आकाश में जो बादल है वो उमड़ घुमड़ कर जब गरजते बरसते और वर्षा है वो जब तीव्र से तीव्र होती जाती, तो जो नीलकंठ है उसके नृत्य का, उसके नाचने का जो वेग है वो भी उतना ही बढ़ जाता था और उसका जो केका का स्वर है वो उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। फिर जैसे ही वर्षा थम जाती तो वर्षा के थम जाने पर वह अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख कि दाहिने जो उसका पंजे होते हैं ना मोर के, तो दाहिने पंजे पर अपना दायां पंख और बाएं जो पंख है उसको बाएं पैर पर पंख बाएं पर रखकर अपना पंख फैलाकर सुखाता। यानी जब वर्षा होती तब तो वह नाचता रहता और जितनी तेज वर्षा होती उतना ज़्यादा ही नाचता, और जब वर्षा थम जाती तो वो क्या होता, मोर अपने पंख सुखाता है ना, तो वो अपने दाएं जो पंख पर, दाहिना पंख है दाहिने पंजे पर तो दाहिना पंख फैलता और बाएं जो पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी क्या होते कि वे एक दूसरे के पंख से जो टपकती ना मोर और मोरनी है, जो मोरनी उनके जो पंखों से जो बूंदे टपक रही होती तो वह अपनी
उन बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का जो गीलापन है वो दूर करते रहते। तो इस आनंदोत्सव, इस प्रकार ये एक प्रकार का आनंदोत्सव होता। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बुझ उठा, यह भी एक करुण कथा है, यह भी एक बहुत ही दुख की कथा है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरों से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। एक दिन लेखिका है, उसे किसी कार्य से, लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। एक दिन महादेवी वर्मा को किसी काम से नकास खाने के जो नकास कोना होता है उसे आगे से निकलना पड़ा। तो जो दुकानदार थे जिससे हमेशा जो महादेवी वर्मा थी उनसे पक्षी खरीदती थी, तो उसने सोचा कि आज मैं उस दुकानदार यानी बड़े मियाँ के बिल्कुल भी नहीं देखूंगी और पहले के समान, और बड़े मियाँ ने कि आज मैं उसकी ओर देखूंगी भी नहीं। लेकिन जो दुकानदार थे, बड़े मियाँ थे, उन्होंने पहले के समान ही कार को रोक लिया कि रुक जाइए। तो उसने, महादेवी वर्मा ने सोचा कि मैं इस बार पिंजरे की ओर देखूंगी नहीं, यह मैंने संकल्प लिया हुआ था। लेकिन यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। तो लेखिका ने संकल्प किया कि आज मैं पिंजरे की ओर देखूंगी नहीं। तो उसने ये संकल्प कर लिया था। तो उसने जो बड़े मियाँ की जो दाढ़ी थी और जो उसने उस पर ऐनक लगा रखा था, यानी चश्मा लगा रहा था, उसने, लेखिका ने उस ओर ध्यान अपना है वो आकर्षित कर लिया, यानी उसके ध्यान का केंद्र वहाँ बना लिया। दुकान की तरफ जो पिंजरे रखे हुए थे उनकी तरफ उन्होंने देखा ही नहीं। और फिर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा कठिन हो गया। लेकिन लेखिका ने मन में संकल्प तो कर लिया था कि आज मैं कोई भी पक्षी नहीं खरीदूंगी, ना मैं पिंजरे की तरफ देखूंगी। लेकिन लेखिका देखती है कि वहाँ जो बड़े मियाँ है उनके पैरों के पास में एक मोरनी पड़ी हुई है, जिससे लेखिका को अनदेखा करना कठिन हो गया। यानी एक मोरनी पड़ी हुई थी और वो घायल अवस्था में थी, तो लेखिका के लिए यह अनदेखा करना कठिन हो गया था। मोरनी राधा के समान ही थी, जैसी राधा थी महादेवी वर्मा उसे खरीद कर ले गई थी नीलकंठ के साथ, वैसी ही वो मोरनी थी और राधा के समान थी। और उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां। हाँ मैम, यस बेटा बोलिए भावेश। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं नो आ रही? मैम। अब आ रही है क्या? नो मैम। क्या हुआ तो? यस मैम, अब आ रही है। हाँ, फिर मोरनी मैम, थी। नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? हाँ, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, दिखा रहा है ना मैम। वो। यस, मोरनी थी वो राधा के। यस मैम। क्या बेटा? मोरनी थी वो राधा के समान ही थी। उसके जो मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। जो राधा के समान जो मोरनी वहाँ लेखिका ने देखी, उसके मूंज से दोनों पंजे हैं वो बंधे हुए थे और उसकी उंगलियां थी वो टूटी हुई थी और टूटकर वो इस प्रकार इकट्ठी हो रही थी कि वह खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारे का क्या हाल किया है। ऐसी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसे के सिर पर उसे पटक देता, पर आपसे भी यह अजमरी मोरली ले जाने के लिए कैसे कहूँ। अब वो जो था मोर था, जो सॉरी
जो बड़े मियाँ थे उसे तो अपनी खरीदी हुई बेचनी थी मोरनी, तो वो क्या है, उनको देखते ही महादेवी वर्मा जिससे अक्सर दुकानदार से वह पक्षी है वो लेके जाया करती थी, तो उनको देखकर वह फिर अपनी भाषण में दौड़ाने लगा, यानी फिर से वह बोलने लग गया कि देखिए गुरुजी, वो उसको महादेवी वर्मा को गुरुजी कहता था कि कमबख्त जो चिड़ीमार है इसने इसका क्या हाल किया है, ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है क्या? वो जो चिड़ीमार होते हैं वो क्या है, अपने जो पक्षियों को बेचते हैं वो पकड़ कर ही तो लाते हैं, तो वो अपनी सफाई दे रहा है कि कमबख्त ने चिड़िया तो पकड़ी, लेकिन ऐसी चिड़िया पकड़ी जाती है क्या? आप ना आई होती तो मैं उसके सिर पर ही पटक देता, यानी आप ही इसे खरीदने के लिए आ गई, नहीं तो मैं उसे उसको ही दे देता कि ऐसे कोई चिड़िया पकड़ी जाती है, कौन खरीदेगा उसे। पर आपसे भी अजमरी मोड़ने के लिए जाने के लिए कैसे कहूँ, पर वो सफाई भी दे रहा है कि मैं आपसे भी कैसे कहूँ कि यदमरी सी हो रही है ये मोरनी, आप ले जाइए, ये भी नहीं कह सकता, और आप नहीं आती ये भी कह रहा है साथ में कि आप नहीं आती तो मैं उसे उसके सिर पर पटक देता, और साथ में दोनों तरह की बातें कर रहा है, आप आ गई तो मैं आपसे भी कैसे कहूँ कि अदमरी चिड़िया आप ले जाइए। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। सारांश ये है, सारांश का लेखिका कह रही है कि यह है कि फिर मैंने जब उसकी तूफान में नहीं रुकी, यानी वो जो बड़े मियाँ थे वो बातें करने से नहीं रुके, तो मैंने उसको वही विराम दे दिया और उसको मैंने 7 रुपये दिए, लेखिका ने उस मोरनी को, और उसे अपनी अगली सीट पर रखकर है वो ले आई। फिर जो एक बार लेखिका के जो पढ़ने लिखने का जो कमरा था, वह एक कमरा है वो किस में तब्दील हो गया, अस्पताल में हो गया, क्योंकि वह मोरनी लेके आई थी लेखिका, वह बीमार थी, और उसकी देखभाल के लिए लेखिका का जो कमरा है वह एक अस्पताल की भांति हो गया था। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर भी वह महीने भर में अच्छी हो गई। लेखिका ने उसको क्या किया कि उसके जो पंजे थे उसकी उन्होंने मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल करी, तो इस प्रकार उसकी देखभाल करने से 1 महीना तो लगा, लेकिन वो महीने भर में ही ठीक हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमाती हुई चलने लगी। उंगलियां तो थी उसकी वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, जैसे उसको खरीद के लाई थी ना लेखिका, वैसे ही उसकी उंगलियां तो वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, लेकिन वह जैसे ठूठ होता है वैसे ठूठ जैसे पंजों पर वह डगमगाती हुई चलने लगी थी। लेखिका की देखभाल करने से इतना हुआ कि उसकी उंगलियां तो सीधी थी नीवी वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, लेकिन वह उन पर चलने लगी थी। तब उसे जालीगर में पहुंचाया गया था और नाम रखा गया कुब्जा। तब लेखिका ने जब वो चलने लग गई, महीने भर में ठीक हो गई, तब लेखिका ने उन पक्षी शावकों की भांति नीलकंठ और राधा के समान उसे भी जालीघर में पहुंचा दिया था और उसका नाम रखा कुब्जा। क्या नाम रखा उसका? कुब्जा। अंडरलाइन कर लेंगे। उसका नाम जो मोरनी खरीद के लाई थी लेखिका ने, उसका क्या नाम रखा? कुब्जा। इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग। और फिर लेखिका ने एक प्रश्न अपना यहाँ से बनता है कि लेखिका उस मोरनी को कितने रुपए में खरीद कर लाई थी? 7 रुपये देकर मैं उसे अगले सीट पर रखकर ले आई थी। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 7 रुपये देकर लेखिका उस मोरनी को खरीद कर लाई थी। और फिर प्रश्न बन रहा है कि कितने दिनों के बाद में लेखिका है लेखिका की देखभाल से कितने दिनों में वह ठीक हो गई थी? तो पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई थी। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। आपको इसमें से संबंधित, इस पाठ से संबंधित कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? नो मैम। नो मैम। आप दोबारा इस पाठ को, चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत ही अच्छा पाठ है। जब तक आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आएगा नहीं, इसलिए आप लोग दोबारा चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, जरूर अध्ययन करिएगा, सारे चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना बेटा?
Yes, ma'am. Okay. ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।